हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर सेकंड हमने स्टार्ट कर दिया था। लास्ट वीडियो में हमने वृहद या बड़ी दूरियों के मापन का अध्ययन किया था। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है लंबाई का मापन। तो फर्स्ट इसमें सब टॉपिक था बड़ी दूरियों का मापन, और इस वीडियो में हम जो इसका सब टॉपिक दूसरा डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अति सूक्ष्म दूरियों का मापन। राइट, वृहद या बड़ी दूरियों के लिए जो दूरियां ली जाती हैं, जैसे कि सूर्य चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी, इसके लिए हमने लंबन विधि का अध्ययन किया था। परंतु लंबन विधि अति सूक्ष्म दूरियां, जैसे आणविक आकार, जैसे अणु का आकार है, अणु का आकार लगभग 10⁻⁻8 से 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में, ये आणविक आकार है। तो इतनी सूक्ष्म दूरियों के मापन के लिए हमें अन्य विधियां या अन्य उच्च स्तरीय उपकरणों का उपयोग करना होता है। तो इसके लिए निश्चित रूप से हम जो उपकरण काम में लेते हैं वो विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं। तो यहां हम बात करें, जैसे स्केल है, मीटर स्केल। प्रारंभ में हम बात कर रहे हैं मीटर स्केल की। मीटर स्केल जैसे हम जो काम में लेते हैं, मैथमेटिक्स में, गणित में काम में आप जो लेते हैं, वो इस प्रकार का स्केल होता है। सॉरी, इसमें इस प्रकार से ये खाने बने होते हैं। 10 खाने ये मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं, 1 सेंटीमीटर। तो इस उपकरण का या इस उपकरण के द्वारा छोटी से छोटी दूरी कितनी मापी जा सकती है? ये दूरी, यानी 1/10 सेंटीमीटर, यानी 1 mm। करेक्ट। 1/10 सेंटीमीटर जो सामान्य मीटर स्केल हम काम में लेते हैं उसके द्वारा मापा जा सकता है। राइट, तो आप देखें, अगर 1 मीटर स्केल हो, यानी जिससे आप अधिकतम 1 मीटर माप सकें, तो उससे न्यूनतम कितना माप सकते हैं? 1/10। अगर आप इसे मीटर में लिखें, 1 मीटर में कितने mm होते हैं? 1000 mm। मिलीमीटर, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। तो 1 mm बराबर कितना होगा? 1/1000 मीटर। 1 mm इक्वल्स टू 1/1000 मीटर हुआ। करेक्ट। तो अब आप देखिए, इसके द्वारा हम न्यूनतम लंबाई 1 mm माप सकते हैं। तो ये कितना हुआ? 10⁻³ मीटर से, अगर इसकी लंबाई 1 मीटर है तो हम 1 मीटर तक। राइट, यानी इसके द्वारा न्यूनतम जो दूरी मापी जा सकती है वो है 10⁻³ मीटर। परंतु आणविक आकार तो 10⁻⁸ से 10⁻⁻10 मीटर तक होता है। क्या इसके द्वारा अणु परमाणुओं के आकार ज्ञात किए जा सकते हैं मीटर स्केल के द्वारा? नो। परंतु 10⁻³ भी एक सूक्ष्म दूरी है, इसका मापन इससे हम कर सकते हैं। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं अति सूक्ष्म। तो इस क्रम में हम विभिन्न उपकरणों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रारंभ में हम यह समझ रहे हैं कि किस प्रकार के उपकरण से न्यूनतम दूरी कितनी मापी जा सकती है। तो अभी हमने मीटर स्केल के बारे में पढ़ा है। अभी हम पढ़ रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी है।
इसके द्वारा आप लंबाई का मापन करते हैं प्रयोगशाला में। परंतु अगर हम यहाँ लंबाई के मापन की बात कर रहे हैं तो इस उपकरण का डिस्कशन कर लेते हैं। वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा उपकरण है जिसका अल्पतमांक यानी छोटे से छोटा मान जो उस उपकरण के द्वारा मापा जा सकता है, अल्पतमांक कहते हैं। अल्पतमांक किसी उपकरण के द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान, उपकरण के द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान। जैसे लंबाई की बात कर रहे हैं तो उस उपकरण के द्वारा छोटी से छोटी लंबाई कितनी मापी जा सकती है सही तरीके से, यथार्थ से, तो वो कहलाता है अल्पतमांक। अब आपने मीटर स्केल का अल्पतमांक देखा, 1/1000 mm यानी 10⁻³ मीटर। इसका जो अल्पतमांक होता है वो 1/10 mm अल्पतमांक होता है इसका 1/10 mm मिलीमीटर। तो इसको डिवाइड करें हम 1000 से, मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे भाग देना पड़ेगा? 1000 से। तो इसको हम भाग दे दें 1/10/1000। तो ये कितना हुआ? 1/1/2/3/4। तो ये हो गया 10⁻⁻⁴ मीटर। यानी आप वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा न्यूनतम 10⁻⁴ मीटर माप सकते हैं, और जबकि मीटर स्केल के द्वारा 10⁻³ मीटर। यानी वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा और अधिक छोटी लंबाई का मापन किया जा सकता है। करेक्ट? इसका अल्पतमांक उससे भी कम होता है, राइट? अब इसी में हम बात करें स्क्रू गेज, या इसको पेच मापी भी कहते हैं, पेच मापी। और एक अन्य उपकरण भी होता है गोलाई मापी। गोलाई मापी, स्फेरोमीटर, ये वक्रता त्रिज्या, कोई वक्राकार पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये बहुत ही पतले तार होते हैं, उनकी त्रिज्या ज्ञात करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए इन दोनों का जो अल्पतमांक होता है वो 1/100 mm। इनका अल्पतमांक 1/100 mm। अगर आप इसको भाग दें 1000 से, इसका जो अल्पतमांक है 1/100 mm। 1000 से डिवाइड कर दें तो 1/100 डिवाइडेड बाई 1000 mm। देखिए इस तरह से जब हम भाग दें, ये एक राशि है, ये एक राशि है, तो इसके हर के साथ इसका गुणा होता है, ये आप ध्यान रखें। यानी डिवाइड कर रहे हैं 1/100 को 1000 से, तो 100 का 1000 से गुणनफल होगा। तो देखिए 1/10⁵ हो जाएगा। 3 और 2 5, तो ये हो गया 10⁻⁻⁵ मीटर। यानी वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा हम 10⁻⁻⁵ मीटर माप सकते हैं। करेक्ट? तो ये वर्नियर कैलिपर्स से भी छोटी लंबाई का मापन करता है। स्क्रू गेज और गोलाई मापी के द्वारा आप वर्नियर कैलिपर्स से भी छोटी दूरी, यानी जो मान वर्नियर कैलिपर से नहीं माप सकते वो आप स्क्रू गेज की सहायता से माप सकते हैं। कहां तक?
10 की पावर माइनस 5 मीटर तक। इसका जो लीस्ट काउंट है, अल्पतमांक है, वो 10 की पावर माइनस 5 मीटर होता है। तो क्या स्क्रू गेज गोलाई मापी के द्वारा हम अणु का आकार ज्ञात कर सकते हैं? आणविक आकार 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस 10 मीटर तक होता है। तो क्या संभव है? नो। अभी स्क्रू गेज के द्वारा आप आणविक दूरियों का मापन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अन्य उपकरण हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की देखिए, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें किसका यूज होगा? प्रकाश का। प्रकाश का उपयोग करते हुए हम दूरी का मापन करते हैं और प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो परास है वो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। 4000 एंगस्ट्रॉम से, ये है एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, ए जो इस तरह डिग्री लगा के लिखा हुआ है ये एंगस्ट्रॉम है, और एक एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम का मान 10 की पावर माइनस 10 मीटर तक होता है। क्लियर है? तो यहां देखिए, आप 4000 से 7000 या 7000 एंगस्ट्रॉम के मध्य की दूरी का मापन आप इससे कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो विभेदन क्षमता है, जो दृश्य परास है प्रकाश की, यानी इस परास में जो प्रकाश की रेंज है वो ये परास है, इसको हम दृश्य परास कहते हैं। तो दृश्य प्रकाश के मध्य की जो दूरियां हैं वो इससे मापी जा सकती है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करें 4000 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू 1000, तो ये आएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। यहां 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर आ रहा है, और यहां 7 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। इस परास में दूरियों का मापन हम कर सकते हैं। तो ये देखिए, आणविक आकार या उस परास के जो कण हैं उनका आकार इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी। क्लियर? अब एक एंगस्ट्रॉम के पास में दूरियां हो वो हम इससे नहीं माप सकते, क्योंकि 10 की पावर माइनस 7 मीटर तक माप सकते हैं। अगर 10 की माइनस 10 तक की दूरियों का मापन करना हो तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी काम में लेते हैं। देखिए, साथ साथ ये आप दूरियां याद रखना, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं और एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात माइनस 10 मीटर होते हैं। राइट? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इसमें इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग किया जाता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉनों की सहायता से हम दूरी का मापन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और उनसे संबंधित एक तरंगदैर्ध्य जुड़ी होती है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य आप क्लास 4 में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं उनसे एक तरंगदैर्ध्य संबंध होती है, तो उस तरंगदैर्ध्य परास में ही इस उपकरण की विभेदन क्षमता होती है, दूरी मापन करने की क्षमता होती है। तो इसके द्वारा लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी का मापन किया जा सकता है, और अभी तक 0.6 एंगस्ट्रॉम दूरी का मापन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जा सकता है। तो यानी 0.6 एंगस्ट्रॉम से नीचे आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी काम में नहीं ले सकते। अगर इससे भी छोटी लंबाई ज्ञात करनी हो तो इसके लिए हमें अन्य सूक्ष्मदर्शी हम काम में लेने होते हैं। तो इसके लिए अभी जो लेटेस्ट है वो सुरंगन सूक्ष्मदर्शी। सुरंगन
सूक्ष्मदर्शी। ये क्वांटम यांत्रिकी के ट्यूनलिंग इफेक्ट यानी सुरंगम प्रभाव पर आधारित है। तो ये है सुरंगन सूक्ष्मदर्शी, जिसकी सहायता से अत्यल्प दूरी का मापन किया जा सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से भी कम दूरियों का मापन हम सुरंगन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एक सीरीज को समझा है, उपकरणों की एक श्रृंखला को समझा है। मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, पेच मापी, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और सुरंगन सूक्ष्मदर्शी। तो यहां पर आपको एक आउटलाइन दी गई है कि किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते हुए हम अति सूक्ष्म दूरियों का मापन कर सकते हैं। इनका टेक्निकल डिस्क्रिप्शन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, केवल एक जानकारी है, राइट। अब इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर आते हैं। इसमें एक विधि है, इसमें हम उस विधि के द्वारा ओलिक अम्ल के अणु का आकार ज्ञात कर रहे हैं। देखिए इस प्रकार से ओलिक अम्ल का आणविक आकार। ओलिक अम्ल का आणविक आकार किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो ये विधि आपके पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है। इस विधि का अध्ययन कर रहे हैं, राइट। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल लेते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब, देखिए ये मात्रा किसका है, आयतन का। सेंटीमीटर क्यूब लिया है हमने, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां हमने सेंटीमीटर क्यूब लिया है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल को मिलाते हैं हम अल्कोहल में। और इन दोनों का 20 सेंटीमीटर क्यूब घोल तैयार करते हैं। ओलिक अम्ल में और अल्कोहल इन दोनों को मिलाते हैं, लेकिन हम ओलिक अम्ल की कितनी मात्रा लेते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इन दोनों को मिलाकर यानी बाकी जो मात्रा है वो अल्कोहल की है। अल्कोहल और ओलिक अम्ल का इतना मिश्रण तैयार करते हैं, करेक्ट, यहां तक क्लियर है। अब इस घोल का 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। इस घोल का हम कितना लेते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल कर फिर इसका अल्कोहल के साथ मिश्रण तैयार करते हैं, अल्कोहल के साथ घोल तैयार करते हैं, और वो कितना करते हैं, 20 सेंटीमीटर क्यूब ही करते हैं। यानी आपने सबसे पहले क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल और अल्कोहल के साथ मिलाया, कितना मिश्रण तैयार किया, घोल तैयार किया, 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका हमने कितनी मात्रा निकाली, 1 सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसको वापस किसके साथ मिलाते हैं, अल्कोहल के साथ। फिर इसको अल्कोहल के साथ मिलाकर हम 20 सेंटीमीटर क्यूब पुनः एक और घोल तैयार करते हैं। समझ में आ रहा है? यानी सर्वप्रथम क्या लिया हमने, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल और अल्कोहल के साथ इतना मिलाया कि आपके पास 20 सेंटीमीटर क्यूब घोल तैयार हो जाएगा। अब इस घोल में से हमने कितना लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको अल्कोहल के साथ मिलाया। फिर वापस अल्कोहल के साथ मिलाया, कितना घोल तैयार किया, 20 सेंटीमीटर क्यूब। पुनः हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब घोल तैयार किया। अब इसमें आप सांद्रता देखिए, ये जो बाद में घोल तैयार हुआ है इसकी सांद्रता कितनी है, इसमें ओलिक अम्ल की सांद्रता कितनी है, प्राप्त घोल में ओलिक अम्ल की सांद्रता, ओलिक अम्ल की सांद्रता इक्वल टू कितनी है,
पहले था 1/20, बाद में फिर 20 में मिलाया तो ये हो गया। तो कितना हुआ 1/20 गुणा 1/20, यानी 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब। पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब 20 में से कितना था 1/20। अब 1/20 उसमें से आपने 1 निकाला, जो बूंद आपने निकाली है उसमें ओलिक अम्ल कितना 1/20 है। अब 1/20 को आपने ये गोल तैयार किया है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर 1/20/20, तो प्राप्त गोल में जो ओलिक अम्ल की मात्रा है 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब होती है। क्लियर है? होपफुली आई थिंक आप समझ गए होंगे। 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? जितना भी आयतन हम लें उस गोल का, उसमें इतनी मात्रा ओलिक अम्ल की होती है। राइट? अब हम क्या करते हैं, इस घोल की कुछ बूंदें हम पानी की सतह पर डालते हैं, लेकिन पानी की सतह पर सबसे पहले हम एक पाउडर उसके ऊपर डाल देते हैं। पाउडर की एक परत बन जाती है। देखिए किस प्रकार। इसमें हम सबसे पहले इस प्रकार एक जार में पानी लेते हैं। यह है जल, ये कोई जार है या बर्तन है जो चौड़ाई में फैला हुआ है इस प्रकार। इसके ऊपर हम एक पाउडर डालते हैं, लाइकोपोडियम। जल के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर की एक परत फैला देते हैं, बहुत हल्की सी मात्रा डालते हैं और ये जल के ऊपर फैल जाता है। करेक्ट? अब जो अंतिम घोल है ओलिक अम्ल का अल्कोहल के साथ, उसकी कुछ बूंदें हम यहां पर डालते हैं, इसके ऊपर डालते हैं। तो जल के ऊपर जो अल्कोहल वाला मिश्रण आपने लिया है, अल्कोहल का जो घोल लिया है, अल्कोहल और ओलिक अम्ल का घोल, वो एक वृत्ताकार रूप धारण कर लेता है इस प्रकार से। सर्कल। क्लियर है? ये ओलिक अम्ल प्लस अल्कोहल का घोल है, ये लाइकोपोडियम पाउडर है, इसके ऊपर ये एक वृत्ताकार रूप धारण कर लेता है। राइट? अब इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां से इसका मापन करके हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल मान लीजिए a है, वृत्त का क्षेत्रफल हमने मान लिया a। करेक्ट? अब आप देखिए यहां क्या होगा। अब इसको इस तरह से देखते हैं, ये वृत्त है और ये ओलिक अम्ल का जो घोल है वो इस प्रकार से फैलता है कि एक अणु की परत ही फैले। यानी जब आप ओलिक अम्ल का अल्कोहल के साथ घोल इसके ऊपर डालते हैं तो आणविक परत बनती है, यानी इस प्रकार से फैल जाता है कि उसका एक एक अणु जुड़कर परत बनाए। इस प्रकार से ये एक अणु है, ये ओलिक अम्ल का एक अणु है, एक एक अणु मिलकर फैल जाते हैं। यानी अणु के ऊपर अणु ये स्थिति नहीं है, सिंगल अणु ओलिक अम्ल का फैल गया। तो यहां देखिए, अब ये मोटाई मान लो है T, ये मोटाई T मान लें,
तो ये क्या बना, देखिए इस प्रकार से ये वृत्त है और इसका क्षेत्रफल हमने लिया है a। क्लियर है? मान लीजिए हमने इस पर v बूंदें घोल के डाली, सॉरी n बूंदें घोल के डाली, माना घोल की बूंदें n, प्रत्येक बूंद का आयतन ये मान लेते हैं v है, तो इसका आयतन कितना होगा, यानी जो पदार्थ डाला है उसका आयतन nv, करेक्ट। इसका वॉल्यूम कितना हुआ, n गुणा v। अब इसमें से कितना भाग औलिक अम्ल का है, ये तो कुल मात्रा है, लेकिन औलिक अम्ल का भाग कितना है इसमें, 1/20 गुणा 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें औलिक अम्ल की मात्रा कितनी है, औलिक अम्ल की मात्रा कितनी, NV/20 सेंटीमीटर, इतनी मात्रा। ये तो है अल्कोहल के साथ में, लेकिन हमें केवल किसको देखना है, औलिक अम्ल को, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो औलिक अम्ल का आणविक आकार ज्ञात करना है। तो औलिक अम्ल कितना होगा, NV/20 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। ये औलिक अम्ल का एक तरह से आयतन है इस वृत्त के। अब देखिए इस वृत्त का आयतन कितना है, वृत्त का आयतन, ये औलिक अम्ल की परत है, ये जो परत बनी है वृत्ताकार, ये औलिक अम्ल की परत है। तो इसका देखिए वृत्त का आयतन, वृत्त एक तरह से बेलन है, ये वृत्ताकार परत का आयतन है। देखिए कितना है, क्षेत्रफल है a, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल a गुणा मोटाई, मोटाई कितनी है 80, और ये मोटाई औलिक अम्ल के अणु की मोटाई है। यहां पर अल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है, ओनली बचता है औलिक अम्ल। तो ये जो परत है ये औलिक अम्ल की है। तो ये जो है मोटाई T अणु के आकार यानी उसके व्यास की मोटाई है, यानी उसका व्यास है अणु का, आप देख सकते हैं। तो अब ये जो मात्रा है, ये आयतन और ये आयतन दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये मात्रा किसकी है, औलिक अम्ल की, और ये आयतन किसका है, औलिक अम्ल का। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो देखिए A × T इक्वल्स टू NV/20 गुणा 20। क्लियर है? अब आप देखिए हमें निकालना क्या है, T। तो T इक्वल्स टू NV/20 गुणा 20 गुणा A। ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है ये औलिक अम्ल के आणविक व्यास को व्यक्त करता है। औलिक अम्ल के अणु का व्यास, तो हमने फाइंड कर लिया। इस सूत्र की सहायता से हम
औलिक अम्ल के अणु का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने अति सूक्ष्म दूरियों का मापन करने की विभिन्न विधियां पढ़ी और स्पेसिफिकली औलिक अम्ल जो है उसका आणविक आकार भी ज्ञात किया। तो होपफुली ये टॉपिक क्लियर है। थैंक यू।